आप देख रहे हैं आपका बाजार। लोकेश उपल भी मौजूद है हमारे साथ और मिस्टर राजेश अग्रवाल भी हैं। दोनों ही लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मार्केट्स में अच्छी मजबूती 91.21 के लेवल्स पर इस वक्त 0.25% ऊपर निफ्टी कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं फेसबुक के जरिए, लगातार वो पहले ले लेते हैं। अमर राठौड़ का एक सवाल आया है एलटी फूड्स को लेकर, जहां पर 500 शेयर्स वो होल्ड करते हैं। 55.17 का इनका परचेजिंग प्राइस है। 4 रुपए के आसपास का इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। 0.25% ऊपर आज ये शेयर काम कर रहा है। लोकेश, एलटी फूड्स आप देखिए और साथ ही आईटीआई का भी चार्ट आप देखिए। यहाँ पर नेल्सन का सवाल है जो 700 शेयर्स होल्ड करते हैं आईटीआई के। 70 रुपए के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। दोनों पर ही आप क्या राय देंगे? Sakshi, if I look at charts of LT Foods Limited, we see the stock has given a brilliant bull run from the levels of 40 rupees. आप 63 के लेवल्स के अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए and keep a stop loss close to levels of price per leave, which is 54 and 55. तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए 63 के टारगेट्स के लिए। अगर ITI के स्टॉक्स को स्टडी करते हैं, 42 के बाद बहुत अच्छा ड्रीम रन दिया स्टॉक ने, 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें 80 से 85 रुपये का भाव ऊपर की तरफ देखा जा सकता है एंड दिस स्टॉक कैन रिवॉर्ड यू इन द लॉन्ग रन। तो दोनों पोजीशंस को होल्ड करने की ही सलाह होगी। चलिए, एलटी फूड्स और नेल्सन ये दोनों ही होल्ड करने की सलाह होगी। फेसबुक से हमारे साथ कुछ और सवाल आ रहे हैं। राजेश कुमार सिंह का सवाल आया है, इन्होंने एसबीआई के 100 शेयर लिए हैं 285 के भाव पर। राजेश, क्या राय होगी इस शेयर में आपकी? 285 इस वक्त ऑलमोस्ट उसी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में। क्या राय होगी आपकी? और एक और सवाल है रंजीत का, इन्होंने आइडिया सेल्युलर के 100 शेयर्स लिए हैं 88 के भाव पर। तो इन दोनों ही शेयरों में आपकी क्या राय होगी? सही कहा पूजा आपने कि न्यूज़ फ्लो बहुत स्ट्रांग है एसबीआई में, बैंकिंग सेक्टर में एज अ होल। और एसबीआई मुझे लगता है कि अगर इनका टाइम होराइजन थोड़ा लंबा है या इन्हें समय की कोई पाबंदी नहीं है तो बिल्कुल बने रहें। एसबीआई ने बहुत अच्छे तरीके से अपने एनपीएस को जो क्लीन अप करी है पिछले कई क्वार्टर्स में, उसके नतीजे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि पीएसयू स्पेस में सबसे बड़ी बैंक है। बिल्कुल बने रहें इस स्टॉक में, नई खरीदारी भी की जा सकती है इन लेवल्स पे। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा कहा था? आइडिया सेल्युलर, इन्होंने करीब 100 शेयर्स लिए हैं 88 के भाव पर। अभी इस वक्त काफ़ी सारे जानकार कह रहे हैं कि यहाँ से आइडिया सेल्युलर से, टेलीकॉम सेक्टर से ओवरऑल अभी दूर रहे हैं। आपकी क्या राय होगी? देखिए, मेरी भी यही राय है कि टेलीकॉम सेक्टर में थोड़ा दूर रहना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो इनके मर्जर के रेशियोज़ अनाउंस हुए और जो टर्म्स एंड कंडीशन अनाउंस हुए वो थोड़े से छोटे निवेशकों के हित के अलग अगेंस्ट में थे और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड इस विषय पर देखने को मिलेगा। दूसरे अगर आप देखें तो जिस तरीके से जियो की लॉन्चिंग हुई है या इनके मर्जर हुए हैं उसके बाद पूरे सेक्टर के समीकरण बदल गए हैं। पहले जब ये बात तय थी कि नंबर 1 के पायदान पे एयरटेल हुआ करता था, दूसरे पर वोडाफोन था और तीसरे आइडिया था। तो अब जबकि समीकरण बदले हो गए हैं, पहले नंबर पर आइडिया और वोडाफोन कंबाइंड हो जाएंगे तो इस वजह दूसरी कंपनियां जो हैं कि इस होड़ में लग जाएंगी कि उनके भी मार्केट शेयर बढ़ जाएं। तो इस वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा और मुझे लगता है कि कंज्यूमर्स के लिए भले ये फ़ायदेमंद हो बट कंपनियों के मार्जिन्स पे अफेक्ट रहेगा। दूर रहें थोड़े सेक्टर से तो बेहतर होगा। अगर इस सेक्टर में ही किसी को बने रहना हो तो मुझे लगता है कि टाटा कम्युनिकेशंस, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर में नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो बेटर बेट साबित हो सकता है। ऑलराइट, चलिए इसी बीच एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर कि FY18 में सरकार अपनी सरकारी कंपनियों में हिस्सा बिक्री कर सकती है। जिन भी कंपनियों में सरकार की ज़्यादा हिस्सेदारी है उन कंपनियों में हिस्सेदारी बेची जाएगी। नाम काफ़ी सारे शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। NMDC, नाल्को, कोल इंडिया जैसी कंपनियां हैं जिनमें सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है और लगातार यह सरकार आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है PSU स्पेस में अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए जो डाइवेस्टमेंट टारगेट है उसे अचीव करने के लिए। खासतौर पर देखा जाए तो नाल्को में ये खबर आ रही है कि 10% तक की हिस्सा बिक्री करने की योजना है सरकार की। अगर NMDC की बात करें तो यहां पर भी इनफैक्ट नाल्को की हिस्सेदारी बेचने से 1400 करोड़ रुपए, 10% अगर हिस्सेदारी बेचेगी तो इतनी सरकार के पास आती हुई नजर आएगी। NMDC में जो हिस्सा बिक्री होगी उससे करीब करीब 4000 करोड़ भी सरकार की किटी में पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। एक राय राजेश आपसे लेना चाहेंगे, लगातार सरकार का ये रुख हम देख रहे हैं, खासतौर पर सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए, डाइवेस्टमेंट टारगेट्स अचीव करने के लिए जो हिस्सा बेच रहे हैं। ऐसे में कोई अट्रैक्टिव PSU बेट्स आपको नजर आते हैं बाजार में? देखिए, कई बेट्स है जो अट्रैक्टिव तो हैं क्योंकि वैल्यूएशन
अभी भी इतनी तेज़ बढ़त के बाद भी मुझे लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव हैं बहुत से काउंटर्स के। फॉर एग्जांपल अगर ऑयल इंडिया की बात करूं तो अगर आप देखें तो 10 से 12 के पी पे ट्रेड करता है, अच्छा डिविडेंड देता है, और थोड़ी सी भी क्रूड प्राइसेस में बढ़त आती है तो एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। सेम स्टोरी स्टैंड करती है ओएनजीसी के लिए। दूसरे एक कंपनी है बामल लॉरी, वहाँ भी अगर आप एसेट देखेंगे तो बहुत अच्छे वैल्यूएशंस निकल कर आएंगे। इवन एनएमडीसी जिसकी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, वहाँ भी अच्छे वैल्यूएशन। तो मुझे लगता है कि पूरे स्पेस में ही बहुत अच्छे रनअप देखा जा सकता है। बट ये ओवरहैंग जो है सरकार की हिस्सेदारी का सेल का, ये मुझे लगता है कि जो रनअप है स्टॉक में छोटी अवधि में थोड़ा कैप करके रखेगा, बट वैल्यू सारे में है। और मुझे लगता है कि इवन ओएमसी कंपनीज आई वुड से एचपीसीएल हो या आईओसी हो, वहाँ पर एक अच्छी बढ़त देखी जा सकती है। तो यहाँ नज़र रखनी चाहिए इन स्टॉक्स पर। चलिए, तो इन सभी स्टॉक पर नज़र रखने की ज़रूरत है आपको। काफ़ी सारे डेवलपमेंट यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं, कल एक्सपायरी है, फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म होने वाला है और 1 अप्रैल से काफ़ी सारे बदलाव होंगे। क्या क्या बदलाव होंगे ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी संदीप। संदीप, बताइए 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, कहाँ कहाँ नज़र रखें आप? देखिए, टैक्स के नज़रिए से अगर आप देखें तो काफ़ी बड़े बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि 2.5 लाख से 5 लाख तक के जो सालाना आय वाले लोग हैं उनके लिए जो टैक्स दर है वो 10% से घटकर 5% हो जाएगी। तो 1 करोड़ से ज़्यादा सालाना आय वाले जो लोग हैं उनकी जो टैक्स देनदारी है वो करीब 12,500 से कम हो जाएगी। दूसरी ओर जो टैक्स रिबेट्स हैं उनमें भी कटौती की गई थी। पहले 5 लाख तक के आय पर 5,000 रुपये रिबेट मिलती थी, अब 3.5 लाख तक की जो आय है उसके ऊपर केवल 2,500 रुपये की रिबेट मिलेगी। तो उसका भी इम्पैक्ट आपके जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ज़्यादा आय वाले लोग हैं, 50 लाख से 1 करोड़ तक सालाना जिनकी आय है उसके ऊपर 10% सरचार्ज लगेगा। तो उनकी जो टैक्स की देनदारी है उसमें थोड़ी सी जो वृद्धि है वो देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी के संदर्भ में अगर आप देखिए, पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की परिभाषा थी वो 3 साल अगर आप होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी तभी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का फायदा मिलता था। अब वो जो मियाद है उसे घटाकर 2 साल कर दिया गया, यानी कि 2 साल से ज़्यादा अगर आप प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो आप LTCG के अंडर आ जाएंगे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की जो देनदारी है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बेस ईयर है उसे 1981 से बदलकर अब अप्रैल 2001 कर दिया गया। तो उससे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की देनदारी बनती है उसमें भी लोगों को भी कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आपने कोई भी कैपिटल गेंस कमाया है बॉन्ड्स में, अगर आप उसे दोबारा निवेश करते हैं तो उसमें भी आपको जो टैक्स की रियायतें हैं वो मिलनी शुरू होंगी। NHAI और REC के जो बॉन्ड्स के अलावा अब जो दूसरे बॉन्ड्स में अगर आप पैसा निवेश करते हैं अपने कैपिटल गेंस का, तो आपको अतिरिक्त जो टैक्स रियायतें हैं उसका फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस बार जो ITR है उसमें काफ़ी सरल प्रोसेस बनाने की कोशिश की गई है। अगर 5 लाख तक के जो लोग सालाना आय वाले लोग हैं उनके लिए केवल 1 पेज का जो ITR फॉर्म है वो होगा, तो उस लिहाज से ज़्यादा लोगों को टैक्स एम्बिट में लाने की कोशिश है। और साथ ही साथ जो टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया है उसे सरकार की और सरल बनाने की कोशिश है। रिटर्न लेकिन अगर आप फाइल नहीं करते हैं, उसमें कोई देरी होती है तो उसमें आपको 10,000 तक का जो जुर्माना है वो देखने को मिल सकता है। 31 दिसंबर तक अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो 5,000 रुपये, अगर उसके बाद करते हैं तो 10,000 रुपये तक का जो जुर्माना है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम की जो रियायतें हैं वो अब खत्म होती हुई दिखेंगी। अगर आपने 1 अप्रैल 2017 को ये रियायतें ली थी, अगर आपको एप्लीकेबल थी, तो अगले 2 साल तक कंटिन्यू रहेगी। लेकिन हाँ, अब अगर आप निवेश करते हैं स्कीम के तहत तो आपको कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। आखिर में रिटर्न में जो आप रिवीजन कर पाते थे पहले, उसके लिए आपको 2 साल का समय मिलता था। अब ये जो समय सीमा उसे घटाकर 1 साल कर दी, यानी कि पिछले 1 साल की जो रिटर्न आपने फाइल की है उसी में आप कोई बदलाव कर सकते हैं। 2 साल का जो समय सीमा थी अब उसे घटाकर 1 साल कर दिया गया। तो ये कुछ टैक्स को लेकर बड़े बदलाव हैं जिसको आपको 1 अप्रैल से काफ़ी ध्यान में रख के चलना होगा, आपके टैक्स फाइलिंग के लिहाज से भी और बाकी जो आपको टैक्स देनदारी बनती है उसके लिहाज से भी। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका ये लंबी सूची बताने के लिए। ज़रूर ही हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव खबर है। टैक्सेशन के लिहाज से काफ़ी कुछ बदलाव होने वाले हैं 1 अप्रैल से। इन सभी खबरों पर आप नज़र रखकर चल सकते हैं। चलिए अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अब नसीम जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार नसीम, पूछिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। जी मैम, मेरे पास इंडिया सीमेंट का 200 शेयर से एट द रेट ऑफ 160 के भाव पर खरीदे हैं आपने, ठीक है। कब तक रुकेंगे अपनी पोजीशन पर? जी सर, मैम 2 महीना हो गया। 2 महीना आपने अभी ऑलरेडी खरीदा हुआ है जी, और आज भी उसी के लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। आज करीब 3.25% 2.5% तक का यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। और कितना समय रुकेंगे? जी 1 या 1.5 साल, जितना ठीक लगे। मतलब ये अच्छी बात है कि आपने लॉन्ग टर्म का नजरिया सोचा हुआ है। लोकेश, सीमेंट स्पेस से इंडिया सीमेंट एक अच्छा कंपनी है और यहाँ पर निवेश जो इन्होंने किया है 161 के लेवल्स पर है। अब अगले 1.5 साल तक के लिए अगर ये होल्ड करते हैं पोजीशन को, तो क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल सकती है?
देखिए साक्षी, अगर इंडिया सीमेंट को हम स्टडी करते हैं, वी सी एक्सीलेंट बुल रन इन द स्टॉक फ्रॉम लेवल्स ऑफ क्लोज टू 115 और 160-170 के आसपास जाके इसमें रेजिस्टेंस फेस की है। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग है, जो साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक में भी अपसाइड पोटेंशियल बना हुआ है। आप 185 के टारगेट्स के लिए फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, और स्टॉक में ब्रेकआउट देखा गया था 145 को क्रॉस करने के बाद, तो आप 145 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 185 के टारगेट के लिए फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रहिए। चलिए, बने रहने की राय होगी। इंडिया सीमेंट में काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिल चुका है। होल्ड करिए, आगे और भी तेज़ी स्टॉक में देखने की उम्मीद है। अगले कॉलर हमारे साथ मीरठ से जुड़े हैं, कपिल पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल कपिल। सर, मेरे पास आरपीजी लाइसेंस के 1000 सवाल है, शेयर है। आरपीजी लाइफ के? हाँ जी जी, कब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं कपिल? आपको नुकसान भी हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मैं 6 से 12 महीना तक होल्ड कर सकता हूँ। 6 से 7 महीने होल्ड कर सकते हैं आप। राजेश, आरपीजी लाइफ पर क्या राय होगी आपकी? इनको नुकसान हो रहा है यहाँ पे, होल्ड करें या एग्जिट कर लें यहाँ से, आरपीजी लाइफ से? देखिए, बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। सबसे अच्छी बात तो कि इनके साल भर का नज़रिया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छा बाउंस बैक दे सकते हैं। फॉर्मुलेशंस और एपीआई में ये कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत ही उम्दा है, बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट है। हालांकि तीसरी तिमाही के नंबर्स थोड़े से दबाव में देखे गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह की प्रोडक्ट प्रोफाइल है कंपनी की, जिस तरह का मैनेजमेंट है, ये स्टॉक बहुत अच्छा रनअप दे सकता है। बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। नए निवेशक भी अगर चाहें तो अगर ये स्टॉक 440-450 के रेंज में आता है, नई खरीदारी भी कर सकते हैं।